जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। जब मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले पढ़ना है राजपूत काल के बारे में, और जब राजपूत काल के बारे में पढ़ लेते हैं तो उसके बाद का जो टॉपिक है जिसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का जब समय देखते हैं तो था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इन्हीं वर्षों के भीतर 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, या इसी को दास वंश या ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। दूसरा इसमें जो वंश है वो है खिलजी वंश, और खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। तकरीबन 30 वर्षों का इसका शासनकाल था। तीसरा जो वंश है वो है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का शासनकाल है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। तकरीबन 94 वर्षों तक इनका शासन रहा। अगला जो वंश है वो है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। और जो अंतिम वंश है वो है लोदी वंश। लोदी वंश का शासनकाल है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और लोदी वंश की समाप्ति के बाद इसमें जो अगला वंश आता है वो है मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश। हालांकि मुग़ल वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आता है। जब दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तो सिर्फ 5 वंशों को पढ़ते हैं। गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में और लोदी वंश के बारे में। प्रश्न यहाँ से बनता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस वंशों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, या फिर किस वंशों ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो हम देखते हैं सबका समय दिया हुआ है। गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद जो अगला वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। यानी सबसे कम जो शासन किया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो कौन सा वंश था, तो वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल है 30 वर्षों तक। और अगला प्रश्न इसमें बनता है कि सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस वंशों ने शासन किया। तो उसका उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। अब बारी बारी से सभी वंशों के बारे में देखेंगे। जिसे सबसे पहले है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक कौन था? तो जब मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ना है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, और भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना है। यही मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था। पहला यालदोज था, दूसरा कुवाचा था और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में, तो उसके द्वारा जो जीता गया प्रदेश था, जो विजित प्रदेश था, इन सभी पर शासन हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक एक वंश की स्थापना किया जिसे कहा गया गुलाम वंश, या इसी को बोलते हैं दास वंश। अब दास वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यानी जो इस वंश का संस्थापक था वो कभी न कभी गुलाम रह चुका था। उसके बाद देखते हैं जो अगला शासक बनता है जिसे इल्तुतमिश कहा जाता है। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस क्रम में देखेंगे इल्तुतमिश भी गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का।
यानी जो पहला शासक था वो भी गुलाम था और जो इसका वास्तविक संस्थापक हुआ वो भी गुलाम था। इसी कारण से इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब इस वंश की स्थापना किया तो उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को मलिक या सिपह सालार कहकर पुकारता था। सुल्तान की उपाधि उसने कभी धारण नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक करने लगा तो उसने अपनी राजधानी को लाहौर को बनाया था। बाद में देखिएगा अपने शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ निर्माण कार्य भी किया। जैसे इसका सबसे प्रसिद्ध निर्माण में देखते हैं तो आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार